जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बताने जा रहे हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं आपको एसएससी, रेलवे, यूडीसी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, सीजीएल, एसआई जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछी जाती है। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है महाद्वीपों एवं महासागरों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, यानी ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन। यानी यह जो है कि महादेश और महासागर से उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, आज उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए कि अभी तक जो देखा जा रहा है कि महाद्वीप एवं महासागर के उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। उसमें से जो सिद्धांत जितने भी प्रतिपादित की गई है वह दो ग्रुप में बंट गया है। एक ग्रुप जो है वह कहता है जो संकुचन पे आधारित सिद्धांत है, यानी कि जो है कि अर्थ को संकुचन के बारे में जो होती है उस पे आधारित सिद्धांत है। और दूसरा ग्रुप के जो समूह के जो लोग हैं वह कहते हैं महाद्वीप के फैलाव यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, यानी प्रवाह के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो आया था वह संकुचनवादी सिद्धांत जो है, यानी प्रथम ओरिजिन जो देखते हैं महाद्वीप के। तो यह देखिए संकुचन पे आधारित जो सिद्धांत हैं, यानी थ्योरीज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शन, यानी संकुचन पे आधारित जो सिद्धांत है। तो देखिए पहले वह किनके द्वारा दिया गया है। तो एक प्रथम सिद्धांत जो है लोथियन ग्रीन महोदय का है, यानी लोथियन ग्रीन महोदय का जो है वह चतुष्फलकीय सिद्धांत है, यानी टेट्राहेड्रल थ्योरी। यानी लोथियन ग्रीन महोदय का जो सिद्धांत है वह टेट्राहेड्रल थ्योरी है। अब दूसरा जो देखते हैं वृहत संबलन पर आधारित जो है लैप, बर्थ एवं लव का सिद्धांत है, यानी लैप, बर्थ और लव का सिद्धांत जो है वृहत संबलन पे आधारित है। और अगला जो देखते हैं चंद्रमा के उत्पत्ति पर आधारित जिम्स एवं सुलास का सिद्धांत है, यानी जिम्स एवं सुलास महोदय का जो सिद्धांत है वह आपको चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंध आधार पर सिद्धांत है। उसके बाद जो देखते हैं कि डेली महोदय का सिद्धांत है, जिसको कहते हैं संकलन सिद्धांत, यानी स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट, यानी स्लाइडिंग थ्योरी जो है कॉन्टिनेंट का स्लाइडिंग थ्योरी, यानी इसकी यानी जो देखते हैं। और अगला देखते हैं ग्रेगरी का जो है स्थल सेतु सिद्धांत, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिज जो है ग्रेगरी का है। और यह सभी सिद्धांत जो देखते हैं वह संकुचनवादी जो मानसिकता वाले जो जितने भी साइंटिस्ट थे, तो यह सभी का सिद्धांत जो है संकुचित, यानी कि जो देखते हैं यानी कंट्रैक्शन, यानी संकुचन पर आधारित जो सिद्धांत है, यानी संकुचन पर आधारित सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत जो है कॉन्टिनेंटल विस्थापन पे, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे है। तो इसमें जैसे देखते हैं कि यह जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, तो इसमें यह बताया कि भूपटल पर जो देखते हैं, तो भूपटल पर जो है कि आपको सिलिका और एल्युमिनियम से युक्त जो देखते हैं कि जो चट्टानें हैं, यानी जो सियाल और एल्युमिनियम से युक्त जो चट्टान है वह जो है प्रशांत महासागर में रहते हैं। सियाल की अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी महासागरीय बेसिन जो है तो उसमें जो चट्टान है उसमें जो है सियाल का अभाव पाया जाता है। जबकि कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो है, यानी महादेश में के ऊपर जो चट्टानें हैं उसमें सियाल जो होता है कि वह प्रधानता के तौर पर, यानी प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसी प्रकार देखते हैं अंटार्कटिका आदि पर कार्बोनिफेरस युग में जो कहा जाता है। दूसरा जो लिया गया जैसे इसमें देखें कि जिसमें कहा जाता है कि जो प्रशांत महासागर के सियाल की अनुपस्थिति, जिस प्रकार से फिर देखते हैं ब्राजील, दक्कन के पठार, अंटार्कटिका, यह सभी को बताया जाता है कि कार्बोनिफेरस युग से पहले जो है कि सब जुड़ा हुआ था। यह बताने का कारण है कि देखिए कि आज जो देख रहे हैं अंटार्कटिका महादेव, तो वह ध्रुवीय क्षेत्र में है।
ब्राजील जो देखते हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, भारत का जो दक्कन का पठार जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ जो चट्टान पाई गई है उस चट्टान पर जो है हिम के प्रवाह का चिन्ह मिला है। इससे यह पता चलता है कि अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, यह सभी आपस में जुड़ा हुआ था। और यह जुड़ा हुआ काल बताते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड का जो हिम काल में जो है वह कार्बोनिफेरस पीरियड में जो हिम काल आई थी यानी ग्लेशिएशन पीरियड जो थी, तो उस समय के चिन्ह उस पर मिली है। दूसरी तरफ वहाँ जो देखते हैं कि जो वहाँ की चट्टाने में जो देखते हैं जो शैल है, तो उसमें जो जीवों का जो अवशिष्ट पाई गई है और वनस्पतियों की जो अवशिष्ट पाई गई है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, तो यह सभी पर जो जीवों के जो अवशिष्ट पाई जाती है चट्टानों में अथवा वनस्पति की जो अवशिष्ट पाई जाती है, सभी में समानता है। इस आधार पर और यह बताया गया कि महादेश का प्रवाह हुआ है। तो यह देखें, यानी कि जो कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले यह बताई जाती है कि जब सब में समानता है, तो यह जो है कि पहले आपस में जुड़ी हुई थी। कार्बोनिफेरस पीरियड में जो भू हलचल हुई बृहद पैमाने पे, जो उथल पुथल हुआ, उसमें जो है महादेश का विखंडन हो गई और उसी विखंडन के बाद अलग अलग दिशा में महादेश का प्रवाह हुआ। इसको बहुत आसान से आप समझ सकते हैं, जैसे चुंबक को अगर आप तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद उसको सामान्य सरफेस को आप जोड़ नहीं सकते हैं। आप जितना ही बल उसमें लगाइएगा ना सामने, वह उतना ही विपरीत दिशा में अपने बल का प्रयोग करती है, क्योंकि सामान्य सरफेस को जो है टच नहीं कर पाती है। तो यही गुण जो है कि वहाँ की चट्टानों में भी पाई गई, जिसके कारण क्या हुआ कि एक दूसरे दिशा में सभी की प्रवाह हुई। तो यह है। अब इस सिद्धांत में देखिए कि बहुत सारे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से जो जुड़े हुए कुछ जो है प्रवाह पे है, तो वह कौन कौन सा सिद्धांत है। तो एक जो प्रचलित सिद्धांत है वह वेगनर महोदय का जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी विस्थापन सिद्धांत जो है वैगनर का है। जोली का जो है कि तापीय चक्र सिद्धांत है, यह भी महादेश के प्रवाह के बारे में ही बताता है। होम्स का जो है कन्वेक्शन थ्योरी सिद्धांत है, यानी संवहनीय धारा सिद्धांत होम्स का है, यह भी महादेश का प्रवाह को ही बताती है। उसके बाद जो है कि सबसे नवीन कंसेप्ट जो देखते हैं वह प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पे आधारित नवीनतम सिद्धांत है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ विद्वान जो है संकुचन पे आधारित जो है पृथ्वी की ओरिजिन और मतलब जब देखते हैं जो कॉन्टिनेंट और ओशन जो है उसके आधार पे अपने सिद्धांत को दिए। कुछ जो है कि प्रवाहवादी जो सिद्धांत को जो है कि है तो वह प्रवाह के आधार पे दिए। तो अब प्रथम चलते हैं जो लोथियन ग्रीन का जो चतुष्फलकीय सिद्धांत है, तो इसको समझिए। 1875 ईस्वी में एक ज्यामितीय आधार पर लोथियन ग्रीन महोदय ने व्यूमॉन्ट के पेंटागेनल हेक्साहाइड्रन सिद्धांत का संशोधनित रूप है, यानी इनका सिद्धांत जो है पेंटागोनल का जो है टेट्राहेड्रल जो देखते हैं जो देख रहे हैं, तो वह सिद्धांत संशोधित सिद्धांत है। ग्रीन का यह सिद्धांत फेयर वर्न यानी फेयर वर्न के खोज पर आधारित है। लोथियन ग्रीन का जो है कि यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी एक गोल था, यानी एक गोला के रूप में था, और वह गोला जो था कि उष्ण अवस्था में था, यानी धधकते हुए जो आग का गोला देखते हैं वैसी अवस्था में लोथियन ग्रीन महोदय बताते हैं कि पृथ्वी वैसी अवस्था में थी।
लेकिन आगे चल के वह जो धड़कती हुई आग की गोला के समान जो पृथ्वी थी वह आस्ते आस्ते ठंड होने लगी। तो ठंड होने पे जैसे आप लोग कभी जानते हैं कि जैसे आप लोग दूध को गर्म करते हैं और जब वह दूध पूरा खौलने लगती है तो उसको हीट देना बंद कर दिए, तो देखिएगा कि दूध जो होगा कि ऊपर से ठंडा होता है और नीचे वाला गर्म ही रहता है, और जो ठंडा होता है वह संकुचित होता है, यानी उसमें सिकुड़ाव उत्पन्न होती है, और गर्म होता है वह फैला रहता है, उसका जो होता है वॉल्यूम अधिक। तो जैसे दूध में जो छाली देखते हैं कि वह सिकुड़ा हुआ रहता है, ऊपर से जो है कि सॉलिड फॉर्म में आ जाती है ठंड के कारण, तो ठीक वैसा ही स्थिति जो है कि अर्थ का भी हुआ। ऊपर वाली जो लेयर थी कि धीरे धीरे ठंडा होने लगी, और ठंडा होने के कारण उसमें संकुचन उत्पन्न हुआ, और उस संकुचन के कारण जो है कि आंतरिक भाग तो गर्म ही था, जिसके कारण उसका स्पेस यानी उसका वॉल्यूम अधिक था, फैला हुआ था, लेकिन ऊपर वाली लेयर संकुचित हो गई, जिसको संतुलित करने के लिए क्या हुआ कि उसमें जो है कि कुछ आयतन जो है कि जो घटा, जिसके कारण वह ठोसीकरण की गुंजाइश हो गई। यह आपने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपेक्षाकृत अधिक संकुचन होने के कारण जो है उसका आयतन घटेगा, यानी कोई भी चीज जब संकुचित होगी तो उसका घनत्व बढ़ेगी, तो उसका आयतन में जो है कि ह्रास होगा, और ऊपरी भाग जो होगा कि ठोस हो चुका था, यानी अपर वाली ठोस हो गई थी, जिसके कारण उसमें जो है सिकुड़न जो था कि गुंजाइश नहीं थी। यह प्रकार से देखते हैं कि यह जो चतुष्फलकीय सिद्धांत है, तो इसमें यह बताते हैं कि यह जो ट्रायंगल नुमा जो यह सिद्धांत जो देख रहे हैं, तो यह लोथियन ग्रीन महोदय के द्वारा यह जो बताई गई है कि यह त्रिभुज के आकार का जो देख रहे हैं, तो यह बताते हैं कि पहले इस प्रकार से एक था, और इसके त्रिभुज के तीनों भुजा पे जो देखते हैं कि अलग अलग महासागर था। एक तरफ वह बतलाते हैं कि हिंद महासागर है, जो यह देख रहे हैं कि क्या है, यह हिंद महासागर। दूसरे दिशा में देख रहे हैं कि अंटार्कटिका है, और तीसरा में जो देखते हैं आर्कटिक महासागर है। तो आपने देखा कि यह त्रिभुज के सभी भुजाओं पर जो है कि क्या है कि आपको वहां पे जो है कि महासागर की उत्पत्ति हो गई, और उसके केंद्र में जो देखते हैं कि यूरोप था। यह जो देखे यानी कि वो तीनों महासागर जो देखे उसके केंद्र में यूरोप को बताते हैं, और उसके सभी कॉर्नर पे यानी कोना पे जो देखते हैं जहां दो भुजा मिलती है, तो इस कॉर्नर पे वह कहते हैं कि साइबेरिया है, यहाँ पे यह कोना पे कहते हैं कनाडा है, और यह कोना पे कहते हैं कि जो दक्षिण का अंटार्कटिका जो देखते हैं हमारे, तो इसको बताते हैं। और इसी के आधार पे वह कहते हैं कि जब संकुचन हुआ तो यहाँ जो है कि महादेश की उत्पत्ति हुई। तो यह जो देखे कि आपने जो लोथियन ग्रीन के आधार पे जो बताई गई, अब देखिए कि क्या है कि परिणाम स्वरूप पृथ्वी के भूपटल पे जो देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार जो देखते हैं आंतरिक भाग जो होता है बैठना पड़ा, यानी जो आंतरिक भाग जो देखें, और यह जो होगा कि प्रक्रिया गोलाकार जो पृथ्वी थी वह चतुष्फलकीय होने लगी, यानी जब वह गोला जब भाग जब डेंसिटी जब वो ठंड होने लगी तो वह बढ़ी, तो ऐसे बढ़ा तो वह जो गोलाकार जो था कि वह चतुष्फलकीय होने लगी। और इसी चतुष्फलकीय के बारे में जो अभी आपको बताएं कि जैसे सभी भुजा के ऊपर अलग अलग महासागर था, उसके कोना पे जो अलग अलग महादेश बताया गया, तो इस प्रकार से यह बताई गई। तो यह जो है लोथियन ग्रीन का जो चतुष्फलकीय सिद्धांत है उसके माध्यम से, और यह जो है कि चतुष्फलकीय सिद्धांत जो देखते हैं इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि महाद्वीप एवं महासागर की जो वर्तमान स्थिति है उसको वह दिखाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखिए कि जो देखते हैं कि चतुष्फलकीय आकृति के फलस्वरूप जो महाद्वीप एवं महासागर की जो प्रतिध्रुवीय जो है स्थिति है, उसमें ग्रेगरी ने यानी ग्रेगरी महोदय जो 1930 में जो चतुष्फलकीय सिद्धांत का संशोधन करके नए रूप में प्रस्तुत किए। तो आपने देखा कि यह ग्रेगरी महोदय का जो यानी कि लोथियन ग्रीन का जो चतुष्फलकीय सिद्धांत है, तो उसके बारे में हमने बताया कि आपको ध्यान यह रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि लोथियन ग्रीन का जो चतुष्फलकीय सिद्धांत है उसमें सबसे पहले पृथ्वी के ओरिजिन के बारे में जो बताई गई है, तो
तो आग के जो धधकती हुई गोला के समान जो है कि वह पला प्रारंभिक जो पृथ्वी को बताए थे। और वही जब ठंड होने लगी तो ऊपर वाली भाग ठंड होने लगी, और ठंड होने लगी और नीचे जैसी होगी तो उसकी डेंसिटी में वृद्धि होगी, यानी कि जो उसके कारण वह संकुचन उत्पन्न होगी, और उस संकुचन के कारण जो है कि वह गोलाकार जो आग की धरती थी वह चतुष्फलकीय आकृति में परिवर्तित हो गई। और वही चतुष्फलकीय आकृति में जो परिवर्तित हुई तो उसके अलग अलग जो है भुजाओं पे अलग अलग महासागर तथा अलग अलग कोण पे जो है अलग अलग महादेश की उत्पत्ति हुई। यही उनका सिद्धांत का मुख्य आधार है। तो आपने देखा। अब चलिए जो एक प्रचलित और पॉपुलर सिद्धांत जो है जो महाद्वीपीय प्रवाह पे, वह वैगनर का जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है। वैगनर जो है कि एक फ्रांसीसी विद्वान, जो देखते हैं कि सबसे वैगनर से पहले जो देख रहे हैं कि वैगनर से पहले जो है कि महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में जो आकलन किए थे वह स्नाइडर महोदय हैं। एंटोनियो स्नाइडर जो है, एंटोनियो स्नाइडर ने 1885 ईस्वी में महाद्वीप के प्रवाह के बारे में जो था कि उन्होंने इसकी मतलब कि आभास और एक कल्पना व्यक्त किए थे। लेकिन इसका सिद्धांत के रूप में जो है कि सिद्धांत में परिवर्तित करने का श्रेय जो है वैगनर महोदय को जाता है। वैगनर एक जर्मन भूगोल वेता थे और वैगनर के अनुसार यह बताया गया है कि पैलियोजोइक यानी पूरा जीव कल्प में जो देखते हैं पैलियोजोइक ईरा में सभी महादेश आपस में जुड़ा हुआ था। यानी यह बताते हैं पैलियोजोइक कल्प जो है उस कल्प में क्या है कि पूरा महादेश एक साथ जुड़ा हुआ था। उस जुड़े हुए महादेश जो सुपर महादेश था यानी सुपर कॉन्टिनेंट, उसको वैगनर महोदय ने पेंजिया नाम से संबोधित किए और उस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो वाटर बॉडी था यानी जलीय जो था भाग, तो उस वाटर बॉडी को पेंथालासा से संबोधित किए। तो यह देखिए कि कुछ ग्राफ के माध्यम से जो फिगर के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं तो यह देख रहे हैं। अब वही जो है कि कार्बोनिफेरस पीरियड में जो भू हलचल के कारण पृथ्वी इतनी कि उसकी कंपन इतनी तीव्र थी कि उसमें जो है यत्र तत्र महादेश का विखंडन हो गई, यानी पेंजिया जो थी यानी सुपर कॉन्टिनेंट का विखंडन हो गई। और सुपर कॉन्टिनेंट का जो विखंडन हुई यानी पेंजिया का जो विखंडन हुई तो उसका एक भाग उत्तर के तरफ और दूसरा भाग दक्षिण के तरफ हो गई और बीच का जो गैप था उसमें जल प्रवेश कर गया। तो यह तीनों को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आती है। उत्तर के तरफ जो स्थल का पार्ट था उसको अंगारा लैंड या लैरेसिया से संबोधित किया गया। ध्यान रखिएगा, अंगारा लैंड कहा जाए या लैरेसिया, तो यह जो है कि सुपर कॉन्टिनेंट का जो उत्तरी हिस्सा था टूटने के बाद जो था तो उसको अंगारा लैंड या लैरेसिया से संबोधित किया गया। सुपर कॉन्टिनेंट यानी पेंजिया का दक्षिणी हिस्सा जो था उसे गोंडवाना लैंड से संबोधित किया गया। बीच वाली जो क्रैक के बाद जिसमें जल का प्रवेश हो गया जो छिछला था और लंबा, तो वह जल जो उसमें प्रवेश किया तो उस जलीय क्षेत्र को जो है 33 भूसन्नति से संबोधित किया गया। तो अब आप देखिए कि 33 भूसन्नति किसको कहा जा रहा है, अंगारा लैंड लैरेसिया किसको कहा गया और गोंडवाना लैंड किसको कहा गया। क्लियर, आगे चल के उसका भी विखंडन होती है। तो चलिए देखिए, अब देखिए पृथ्वी जो देखते हैं या पेंजिया पेंथालासा तो आपको बताएं। अब जो देखते हैं पेंजिया जो था कि वह जो है कि सियाल से निर्मित था, यानी पेंजिया की जो ओरिजिन या सुपर कॉन्टिनेंट की जो उत्पत्ति हुई थी वह सियाल से हुआ था, जो कि उसके नीचे वाली जो पार्ट थी वह अधिक घनत्व वाला मैग्मा था, यानी कि सीमा जो देखते हैं। इसके कारण सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा था
और उसी क्रम में जो विखंडन हुआ तो उससे जो है कि आपको तेथिस भूषणोत्ती की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से देखिए आप यहां जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि यह जो देख रहे हैं, तो यह वाली जो पार्ट, यह जो देख रहे हैं, तो यह जो ब्लैक बर्ड जो देख रहे हैं कि यह सभी एक साथ जुड़ा हुआ था, तो इसको पेंजिया कहा गया। और उसके बाहर वाले यह सभी क्षेत्र जो देख रहे हैं चारों तरफ से, वह पेंथालासा का था। आगे चल के कार्बोनिफेरस पीरियड में जब यह टूटी, तो देखिए यहां से इस प्रकार से टूट के इसके उत्तर वाला पार्ट यह अलग हो गया, दक्षिण वाली पार्ट अलग हो गई। तो इससे क्या हुआ कि आपका पेंजिया जो था वह दो पार्ट में, यानी यह उत्तरी पार्ट जो हो गई उसको अंगारा लैंड, और दक्षिणी पार्ट जो हो गई उसको गोंडवाना लैंड से संबोधित किया गया। फिर आगे चल के गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का भी विभाजन हुआ। तो पेंजिया, तो यह देख रहे हैं कि जो अंगारा लैंड का विभाजन हुआ तो उससे जो है कि प्रवाह हुई, तो देखिए कि एक पश्चिम की तरफ जो प्रवाह हुई उससे उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति हुई। दूसरे तरफ जो देखते हैं यूरोप, यानी जो आप कह सकते हैं यूरेशिया, तो वर्तमान जो यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड वाली जो पार्ट देख रहे हैं, यह सभी जो है कि लैरेशिया यानी अंगारा लैंड का पार्ट था। और दक्षिण वाली जो पार्ट थी जिसको गोंडवाना लैंड कहें, तो वह था दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अंटार्कटिका। यह सभी जो है कि दक्षिणी वाली जो पार्ट थी तो उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। तो चलिए आगे देखिए। अब देख रहे हैं कि वह जो है कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशियन जो संलग्न थी, तो उसके बीच में जो तेथिस सागर जो था, तो तेथिस सागर के दक्षिण का यह तो गोंडवाना जो है। अब देखिए कार्बोनिफेरस पीरियड में जो देखते हैं, तो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो देख रहे हैं उस समय दक्षिणी ध्रुव जो देखते हैं, यानी जो आप साउथ पोल जो देख रहे हैं, वह अफ्रीका में जो नेटाल जगह है वहां पे बताया गया कि पहले जो है साउथ पोल जो था कि वहीं पे था। कार्बोनिफेरस युग के अंत में जो है पेंजिया टूट गई, और उसके टूटने के कारण उसके खंडित भाग जो है उत्तर में विषुवत रेखा तथा पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ। जब उसकी पेंजिया का विभाजन हुआ तो एक प्रवाह जो देखते हैं कि उत्तर की तरफ होती है और दूसरी प्रवाह जो है कि पश्चिम की तरफ होती है, यानी कि वह टूटने का कारण जो बताया गया था वह टाइडल फोर्स यानी ज्वारीय बल के कारण, और दूसरा जो था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ज्वारीय बल जो देखिए और ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसके कारण जो है सुपर कॉन्टिनेंट यानी पेंजिया का विभाजन हो गई। अब आगे देखिए कि यहां पे जो देख रहे हैं विषुवत रेखा की ओर जो विस्थापित हुआ, यानी इक्वेटर की तरफ जो प्रवाह हुआ, वह आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और पश्चिम के तरफ जो प्रवाह हुआ वह टाइडल फोर्स के कारण, यानी ज्वारीय बल के कारण जो है पश्चिम के तरफ कॉन्टिनेंट का प्रवाह हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो देखते हैं वह नॉर्थ के तरफ यानी इक्वेटर से उत्तर की तरफ प्रवाह हुआ। तो इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है पेंजिया का विभाजन जब हुआ तो उसकी प्रवाह जो किस दिशा में थी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हुआ वह उत्तर की तरफ था, और जो है टाइडल फोर्स यानी ज्वारीय बल के कारण जो प्रवाह हुई वह आपको पश्चिम के तरफ हुआ। और वर्तमान जो महादेश का जो आप रूप जो देख रहे हैं या सातों जो कॉन्टिनेंट को देखते हैं और महासागर को देखते हैं, तो बहुत हद तक जो है कि वैगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वह उसको सत्यता के करीब ले जाता है। क्योंकि आप देखिएगा साइंटिफिक तरीका से तो दक्षिणी अमेरिका
अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पर एक ही काल में एक ही प्रकार की वनस्पति की फॉसिल्स पाई गई है। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, साइबेरिया की जो पार्ट जो देते हैं, ग्रीनलैंड, यह सभी इलाके जो है पार्ट वहां पे जो पाई जाती है वह एक ही प्रकार की वनस्पतियां की अवशिष्ट पाई जाती है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि कॉन्टिनेंट का प्रवाह हुआ है। तो चलिए, यह तो आपने देखा किसका, वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन की ओरिजिन के बारे में जो था। वैगनर के बारे में हम एक डिटेल स्लाइड भी बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसको समझिए, कॉन्टिनेंट जो है कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बारे में जो दिया गया। अब अगला जो आता है वह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। यह वर्तमान का सबसे नवीनतम सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और यह जो है कि साइंटिफिक तरीका से इसके आकलन पे यह सत्यता के करीब जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि यह जो देखते हैं प्लेट को आप समझिए जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वह प्लेट नहीं है। यह वह प्लेट है जिस प्लेट के ऊपर यह स्थल का जो भूपर पट्टी जो देखते हैं, जो बिछा हुआ है, जैसे आप बेड के ऊपर देखते हैं कि जो चौकी के तो अलग अलग तख्ता होता है जो थोका हुआ रहता है, और उसके ऊपर से एक चादर कैसे हम लोग बिछा देते हैं तो नीचे वाली पार्ट दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक वैसा ही स्थिति जो है कि नीचे बहुत सारे टुकड़े में जो दृढ़ भूखंड है वह टूटी हुई है, और उसके ऊपर से क्या है कि एक चादर समान जो है कि भूपर पट्टी का यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स का एक परत जो है बिछा हुआ है, जिसके कारण नीचे वाले प्लेट को तो हम देख नहीं पाते हैं। अब उसी प्लेट के ऊपर जब देखते हैं कि जो उसमें हलचल होती है तो अर्थ जो है कि कांपना प्रारंभ करती है। उसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। तो पहले देखिए कि विद्वानों के द्वारा जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि पूरे अर्थ के ऊपर देखते हैं 6 बृहद प्लेट है और 14 छोटा प्लेट है। इसके बारे में अभी तक आकलन किया गया है। 6 बृहद प्लेट कौन कौन है, तो आप इसको देखिए। 6 बृहद प्लेट जो है वह आप देखिए कि यह जो है कि प्रशांत प्लेट है। यह जो देखते हैं कि अफ्रीका का उत्तरी और दक्षिणी पार्ट जो देखते हैं यह अमेरिकन प्लेट है, या अमेरिका का उत्तरी और दक्षिणी पार्ट। यह वाली जो पार्ट आप जो देख रहे हैं जो अफ्रीका वाला, तो यह अफ्रीकन प्लेट है। नीचे जो देखते हैं यह जो ऐसे जाती है तो आर्कटिक प्लेट है। यहां वाली जो प्लेट देखते हैं एशिया और यूरोप वाली, तो यह यूरेशिया प्लेट है। और यह वाली जो प्लेट जो देख रहे हैं यहां जो है तो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है। तो आपने देखा यह 6 बृहद प्लेट है, जैसे एक पैसिफिक हो गई, 2 अमेरिकन प्लेट हो गया, 3 अफ्रीकन प्लेट हो गया, 4 यूरेशियाई प्लेट हो गया, 5 इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हो गया और 6 अंटार्कटिकाई प्लेट। तो आपने इस प्रकार से देखा कि 6 बृहद यानी बड़ा प्लेट है और 14 छोटे प्लेट हैं। कभी कभी आप देखिएगा कहीं कहीं 7 बृहद प्लेट भी देता है। तो 7 बृहद प्लेट जो देता है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर देता है। तब यानी उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से जब संबोधित की जाती है तो 7 बृहद प्लेट को बताया जाता है। लेकिन मेजर आप जब देखिएगा तो 6 बृहद प्लेट ही होगा, तो ध्यान रखिएगा। और 14 छोटे प्लेट हैं। तो आपने यह जो देखा, अब यह देखिए कि क्या है कि इन प्लेटों की आकृति जो देखते हैं, अष्टाकृति के जो निर्माण है वह भ्रंश और विस्थापन आदि की क्रियाएं होती रहती है। जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग प्लेट है, तो उस प्लेट के बीच में जो गैप है उसी को फॉल्ट कहते हैं।
और वह फॉल्ट जो होता है वह बहुत ही घातक होता है। जो भू हलचल के कारण अधिकतर क्षति जो होती है वही फॉल्ट पे होता है। जैसे आपको देखिए कि पटना फॉल्ट, यानी पटना जो है कि वह एक उसके नीचे जो है कि प्लेट जो टूटी हुई प्लेट है, जिसके कारण उसको कहा जाता है पटना फॉल्ट। और उसी पटना फॉल्ट के ऊपर जो आप देखते हैं बिहार की राजधानी पटना है, वह पटना फॉल्ट पे बसी हुई है। अगर भू हलचल जब आती है तो पटना का जो स्थिति है कि किसी भी समय जो है कि यह खत्म हो सकती है। और इसकी आकलन आज नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले यानी 2500 वर्ष पहले भारत के एक महान, बहुत सारे तो उन्हें बुद्ध के नाम से यानी भगवान के नाम से, लेकिन मेरे नजर में जो है एक मानवतावादी थे, जो एक वास्तविक ज्ञान जिनके पास कह सकते हैं। तो उन्होंने पटना के बारे में उस समय आकलन किए थे कि पटना अगर तबाह होगा तो वह किसके कारण, तो एक था पानी, आग और भूकंप के तबाह थे। और आज जब देखते हैं विद्वानों के द्वारा जब रिसेंट आकलन हुई है तो यह है कि पटना किसी भी समय बर्बाद हो सकता है किसी भूकंप की एक झटके में, जो पटना फॉल्ट पे है। तो यह देख रहे हैं, तो आपने यह देखा कॉन्टिनेंट जो है प्लेट, तो यह अब देखिए कुछ प्लेट जो होते हैं उसका नेचर होता है सभी का। या प्लेट जो देख रहे हैं ओसेनिक प्लेट का जो पूर्ण रूपेण जो होता है जिसपे ओशन का प्रभाव होता है, तो पूर्ण रूपेण वह ओसेनिक प्लेट कहलाती है। कुछ प्लेट जो होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। कुछ ऐसी प्लेट होती है जिसपे ओशन और कॉन्टिनेंट का गुण पाया जाता है, तो उसको ओसेनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको मिलेगी प्लेट 3 प्रकार का। अब ध्यान रखिए जो कॉन्टिनेंट वाली जो प्लेट है वह ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। ओशन वाली जो प्लेट है वह बेसाल्टिक रॉक्स से निर्मित है। अब यहां देखते हैं यह कठोर जो चट्टाने जो है सेल, तो जैसी आप देखिएगा तो सागर के नीचे जो होता है जहां सियाल का अभाव होता है, और जब उसके नीचे जब दबाव में जाते हैं तो दुर्बलता मंडल है, जिसको कहते हैं सियाल का ऊपर वाली जो पार्ट होती है उसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। और उसके नीचे जो होता है पिघले हुई अवस्था में जो है चट्टान पाई जाती है। और वह पिघली हुई जो चट्टान होती है वह मैग्मा, जब तक धरती के अंदर जो हो रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। जब वही मैग्मा सरफेस पे चला आता है तो उसको लावा कहते हैं। और जब मैग्मा जब वहां गर्म होती है तो वहां संवहन क्रिया उत्पन्न होती है। और संवहन क्रिया के द्वारा क्या होता है कि देखिएगा भूपटल पर जो देखते हैं कि जब नीचे से जो करंट गर्म है तो कोई भी चीज को गर्म को देखते हैं कि ऊपर की तरफ आती है। जब ऊपर आएगी तो क्या होता है कि वह ठंड होती है, और ठंड होगी तो फिर क्या होगा कि वह जो है कि इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। और जब अधिक भारी हो जाएगी तो फिर वह नीचे बैठने लगती है। और नीचे बैठने के बाद फिर क्या होता है कि अधिक गहराई पे जाते तो फिर ताप उत्पन्न होती है, तो फिर वह लिक्विड फॉर्म में आती है और फिर नीचे से एक तरंग के रूप में जाती है और फिर यहाँ से लावा ऐसे निकल के। तो यह इस प्रकार से जो देखते हैं जो चक्र चलती है उसको कहते हैं संवहन क्रिया। क्लियर? तो इसके आधार पर जो देखते हैं तो यहां देखिए संवहनी क्रिया जो होती है उसमें जो धारा बताई गई है, तो उस स्थिति पे जो यह बताया गया कि संवहनी धाराएं जो होती है उसके अनुरूप भूपटल पर विस्थापन 3 प्रकार की होती है। यानी संवहनीय धारा के आधार पर जो होता है भूपटल की विभंजन जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। एक जो होता है अपसारी विवर्तनिक यानी डाइवर्जेंट टेक्टोनिक, यानी जब देखते हैं मैग्मा जो है यानी सरफेस के नीचे जो मैग्मा जो देखते हैं, सरफेस के नीचे जो मैग्मा है तो वह गर्म अवस्था में है। वह मैग्मा क्या होगा कि इस प्रकार से ऊपर उठेगी। तो जब ऊपर उठती है प्रवाहित होती है, होने के कारण क्या है कि भूपटल की जो प्लेटें होती है परस्पर उसको एक दूसरे से दूर हटती है। जब यानी कि यहां से जब ऊपर उठेगी तो प्लेट इस प्रकार से दूर हटेगी।
क्लियर। तो वहां प्लेट क्या होता है, अपसारी प्लेट में विवर्तनिकी में जो है कि प्लेट दूर हटती है, यानी उसकी धारा एक दूसरे के विपरीत होगी प्लेट की गति, यानी इसको डाइवर्जेंट टेक्टोनिक कहते हैं, चाहे प्लेट मार्जिन कहते हैं। अब उस अपसारी सीमा पर जब देखेंगे कि जब दूर हटेगी तो नीचे के जो तप्त तरल पदार्थ जो है मैग्मा के रूप में वह ऊपर की तरफ उठेगी, और जब वही सरफेस के ऊपर जब आ जाती है तो उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। तो आपने देखा कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो वहां जो ओरिजिन होती है वहां ज्वालामुखी की, और ज्वालामुखी से निर्मित जो पदार्थ होगी उससे जो बनेगी चट्टाने, तो वहां जो पर्वत होगी वह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत होगी। तो यह पता चला, यानी अपसारी प्लेट विवर्तनिक जो देखते हैं, यानी डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन जो देखते हैं, वहां पे जो बनता है वह प्लेट क्या है कि वहां पे जो बनेगी वह माउंटेन बनेगी, ज्वालामुखी माउंटेन। उसके किनारा पे जब देख रहे हैं कि जो लावा निकल रही है तो किनारा पे जब ऐसे फैलेगी तो वहां नया प्लेट का निर्माण होता है, और नया प्लेट के निर्माण होने के कारण ही अपसारी विवर्तनिक को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। यानी जो लावा निकली वो ऐसे फैलेगी तो वहां नया प्लेट की निर्माण हो रही है, तो समझ रहे हैं कि अपसारी विवर्तनिक जो होती है वह कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होती है, उसके सहारे नई प्लेट का निर्माण होता है। ठीक, जैसे अफ्रीका का ग्रेट बैरियर रीफ जो देख रहे हैं वहां पे जो होता है अपसारी यानी प्लेट का जो देख रहे हैं कि फैल रहा है, तो इस प्रकार से देखें। दूसरा है अभिसारी विवर्तनिकी यानी कन्वर्जेंट टेक्टोनिक, जब दो भिन्न धाराओं में जो देखते हैं संवहनी धारा जो होती है परस्पर मिलती है, यानी इधर से आती है इधर से आती है ऐसे आती है, और दोनों इस प्रकार से ऐसे आके नीचे की तरफ जाती है। तो देखें कि यहाँ दोनों धारा मिल रही है, दो दिशा से आ रही है, तो यहाँ जो होता है उस धारा को अभिसारी विवर्तनिक यानी कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। जब वहां जो होगी उस प्रकार से जाएगी ऐसे, तो वहां जो प्लेट होगा कि क्या होगा कि डिस्टर्ब होता है, यानी कि गल जाता है, खत्म हो जाती है। जैसी जो जाता है कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी दुर्बलता मंडल के नीचे, तो प्लेट जो होता है गल जाती है। जैसे इसको समझिए कि दो प्लेट ऐसे आ रही है एक दिशा में, टकराएगी, तो टकराएगी तो भारी प्लेट जो होता है नीचे जाती है, हल्का प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो भारी प्लेट का जब नीचे डाइवर्जेंट होगा यानी नीचे की तरफ जाएगा, तो वह जैसी स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगा दुर्बलता मंडल के नीचे, तो उसको गल जाएगी, यानी वह जो चट्टान जो सॉलिड अवस्था में जो थी अब वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर यानी मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। और वहां पे जो पर्वत की निर्माण होती है उस पर्वत को कहते हैं फोल्डेड माउंटेन, और वहां जो किनारा होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। यानी वहां क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशात्मक प्लेट मार्जिन, यानी एक प्लेट का वहां विनाश हो रहा है, इसलिए वहां क्या कहा जाता है, विनाशात्मक प्लेट मार्जिन। तो यह समझ में आ गए। और वहां पे जो निर्माण होती है जब दो प्लेट, तो वहां ट्रेंच की निर्माण होती है, खाई की निर्माण होती है, गर्त की निर्माण होती है, यानी गर्त और खाई की निर्माण जहां होगी वह कहां होगी, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के पास। जैसे अब मेरियाना ट्रेंच जो देखते हैं, तो मेरियाना ट्रेंच भी जो है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे है। उसी प्रकार जो देखते हैं अफ्रीका के पास जो देखते हैं जो ट्रेंच है, आटाकामा ट्रेंच जो देख रहे हैं वह भी आपको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे ही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब देखिए कि उसको क्या कहते हैं, विनाशात्मक, यानी कि वहां प्लेट का विनाश हो रहा है और वहां पे भूकंप आते रहता है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो हिमालय पर्वत जो है कि विनाशात्मक प्लेट मार्जिन पे स्थित है, जिसके कारण यहाँ हमेशा भूकंप का आने की संभावना अधिक रहती है। इसी प्रकार प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो रिंग ऑफ फायर जो देखते हैं वह डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे है, विनाशात्मक प्लेट मार्जिन पे है, किनारा पे है। जापान में देखते हैं, ताइवान, न्यूजीलैंड और फिलीपींस में जो है अनेक भ्रंश की यानी खाई की जो निर्माण हुई अब सारी प्लेट डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के कारण। जैसे यहां पे देखिए तो देखिए यहां पे जो देख रहे हैं कि दो प्लेट, एक प्लेट देख रहे हैं कि ऐसे जा रही है और एक प्लेट ऐसे जा रही है।
तो ई प्लेट देखे कि भारी है तो ई नीचे की तरफ आ गई, ई प्लेट उसके ऊपर चढ़ गई। अब यह प्लेट जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगा तो वहां क्या होगा कि यह गल जाएगा, यानी मैग्मा फॉर्म में आ जाएगी। तो यह प्लेट जो देख रहे हैं कि आमने सामने जो आ रही है उस प्लेट मार्जिन को डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहते हैं। जब दो विपरीत दिशा में जाती है तो वहां नया प्लेट का निर्माण होता है, क्योंकि लावा जब निकलती है उससे चिपकती है तो नए प्लेट का निर्माण हो रही है, तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। यानी समझिएगा दो विपरीत दिशा में जब प्लेट का भ्रमण हो रही है तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, आमने सामने हो रही है तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, और एक दूसरे के बगल से घसते हुए जैसे इसको देख रहे हैं, यानी ऐसे चली जाएगी ऐसे चली जाएगी और किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं रचनात्मक, यानी कि इसको कहते हैं संरक्षित प्लेट मार्जिन, यानी कि कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। तो आपने यहां देखा कि 3 प्रकार की है। तो अगला देखिए यह जो देख रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो देखते हैं वह आपको रचना, ये जो कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन जहां होती है वहां फॉल्ट की होती है, भ्रंश की होती है। तो अब यहां गौर कीजिए, वहां नति लंब होगी। इस प्रकार से सागर में अधिक प्लेट का विवर्तनिक देखते हैं प्रवाह, संवहनीय धारा मैग्मा की उत्पत्ति के कारण जो है कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो होती है पदार्थ, भूकंप के ऊपर जो देख रहे हैं। यानी अब ध्यान यह देना है, प्लेट की गति जो आप देखिएगा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेट की गति को जैसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा प्लेट की जो वार्षिक गति जो है 1 से लेके 6 सेंटीमीटर वार्षिक गति है, यानी 1 साल में प्लेट 1 से लेके 6 सेंटीमीटर की दूरी को तय करती है। अब देखिए कि यही प्लेट मार्जिन पे जैसे देखते हैं कि एक तो आप देखिए कि वहां पे जो प्लेट का नेचर है तो उसके आधार पर चलिए, अगर प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है और दोनों प्लेट आमने सामने जब टकराती है खिसकती है, तो जब भारी प्लेट जो होता है हल्का प्लेट के नीचे चली जाती है, तो खास करके जो समुद्री प्लेट जो देखते हैं वह भारी तत्वों से निर्मित होती है, जिसके कारण सामुद्रिक प्लेट जो होता है भारी होती है, और स्थलीय प्लेट जो होता है वह हल्का प्लेट होती है। तो जैसे दोनों प्लेट आमने सामने जब टकराती है तो वहां देखिएगा कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, मुर्दार पर्वत के ऊपर ज्वालामुखी। जैसे इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो देखते हैं रॉकी और एंडीज पर्वत जो देख रहे हैं, यानी कॉन्टिनेंट का जो है वेस्टर्ली प्रवाह के कारण जो देख रहे हैं, यानी कि जो क्या है कि जो अमेरिकन प्लेट जो देख रहे हैं वह उधर से देख रहे हैं कि जहां से टकराई रही है वह स्थलीय प्लेट है, यानी हल्का होगी। दूसरे तरफ से जो प्रशांत महासागर का जो प्रशांत प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, वह भारी प्लेट है, यानी बेसाल से निर्मित है। जब दोनों आमने सामने टकराती है तो वहां क्या होता है, रॉकी और एंडीज जैसे पर्वत की ओरिजिन होती है, और यहाँ स्थलीय और सागरीय प्लेट का जो है अभिसरण हो रही है, जिसके कारण वह जो पर्वत की उत्पत्ति होगी उस पर्वत के ऊपर ज्वालामुखी का उद्गार होते रहती है, यानी ज्वालामुखी की छाप मिलती है, जिसके कारण आप देखते हैं कोटोपैक्सी और इस प्रकार के जो देखते हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे जो ज्वालामुखी पर्वत है आपको वही रॉकी और एंडीज पर्वत पे पाई जाती है। तो क्या कारण है कि आप देख रहे हैं स्थलीय और सागरीय प्लेट जब आमने सामने टकराती है तो वहां जो ओरिजिन होती है पर्वत फोल्डेड माउंटेन, उसके ऊपर ज्वालामुखी की भी छाप मिलती है। तो आपने यह देखा। दूसरा देखिए क्या है, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट जब अभिसरण होती है, यानी कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब अभिसरण होती है तो वहां भी जो है फोल्डेड माउंटेन होती है, लेकिन उस माउंटेन के ऊपर जो होता है ज्वालामुखी का अभाव होता है। जैसे भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत देख रहे हैं वह प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर यूरेशियाई प्लेट जो है स्थलीय प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रही है,
और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो देखते हैं वह सागरीय प्लेट होने के बाद भी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का जो नॉर्थ वाली पार्ट जो है, जो यूरेशियाई प्लेट से टक्कर होती है, वह पार्ट स्थलीय है, यानी स्थलीय प्लेट है, जिसके कारण वहां जब टक्कर होती है तो फोल्डेड माउंटेन की तो ओरिजिन होती है, लेकिन वहां पे जो है कि ज्वालामुखी की अभाव पाई जाती है। यही कारण है कि रॉकी और एंडीज पर्वत पे ज्वालामुखी बृहद पैमाने पे पाई जाती है, उसकी संख्या अधिक है, जबकि हिमालय पर्वत पे देखते हैं ज्वालामुखी की अभाव पाई जाती है। तो अब तो आपको समझ में आ गई कि ज्वालामुखी का अभाव होने का कारण क्या है और रॉकी और एंडीज पर्वत पे ज्वालामुखी की अधिकता का कारण क्या है। तो यह तो आपने देखा कि जब दो प्लेट, गौर कीजिए कि जब ऑस्ट्रेलियाई प्लेट देखते हैं कि इधर से यूरोपियन प्लेट और इधर से जो यूरोपियन प्लेट है और इधर से अफ्रीकन प्लेट जब टकराई तो एक तरफ जो है आल्प्स पर्वत है और दूसरे तरफ एटलस पर्वत की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार देखते हैं एशियाई पर्वत जो देखते हैं, एशियाई स्थलखंड यानी लारेशिया और गोंडवाना लाइन के बीच जो टक्कर, यानी प्रायद्वीपीय भारत वाली जो पार्ट जो देखते हैं और उधर से जो लैरेशियाई का पार्ट है, जब टक्कर हुई तो हिमालय पर्वत की ओरिजिन हुई। तो आपने यह देखा। अगला जो है कि महासागर और महासागरीय प्लेट है। जब महासागरीय और महासागरीय प्लेट का आपस में जब टक्कर होती है, जब दोनों प्लेट जो महासागरीय और महासागरीय का प्लेट का आपस में जब टक्कर होती है तो वहां पे जो होता है द्वीप तोरण की उत्पत्ति होने, यानी कि चाप आइलैंड आर्क्स की उत्पत्ति होती है। जैसे आप देखिए कि आप यूरेशियाई प्लेट का ही जो देखते हैं, जब हिमालय का जो ऊपरी भाग जो देखते हैं कि वह जो मूव करके दक्षिण की तरफ आती है, तो जब बे ऑफ बंगाल में प्रवेश करती है तो उसका पार्ट जो होता है कि क्या हो जाता है, जलीय हो जाती है मुहाना। इधर से जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट तो है ही, तो देखिए वहां जो आपस में टक्कर हो रही है तो वहां पे जो आप देखते हैं जो है कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो देख रहे हैं वह द्वीप तोरण के रूप में आपको दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार जो देखते हैं अटलांटिक महासागर में जो भूमध्य रेखा के पास जो द्वीप तोरण देखते हैं चाप, उसी प्रकार जो देखते हैं इक्वेटर के पास आप जो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी जो पार्ट में जो देखते हैं छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, वह द्वीप तोरण के रूप में। तो कारण है कि वहां दो प्लेट यानी कि सागरीय और सागरीय प्लेट आपस में जो कि लड़ती है यानी भिड़त होती है, तो वहां जब सागरीय और सागरीय प्लेट की आपस में टक्कर होगी तो वहां जो ओरिजिन होती है वह द्वीप चाप की उत्पत्ति होती है। और द्वीप चाप जो है प्रशांत महासागर के दोनों तरफ देखी जाती है। तो यह आपने क्लियर समझा। भारत में भी देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि वो द्वीप तोरण के तौर पे ही है, चाप के तौर पे ही है। वहां भी जो है कि देखते हैं कि क्या है, सागरीय और सागरीय प्लेट का। तो अब ध्यान रखें कि यहाँ क्वेश्चन उठती है, जब स्थलीय और स्थलीय प्लेट की आपस में टक्कर होती है तो वहां जो माउंटेन की उत्पत्ति होती है वह क्या है, फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति होती है, लेकिन उस माउंटेन के ऊपर ज्वालामुखी की आभा पाई जाती है। जबकि स्थलीय और सागरीय प्लेट की टक्कर होती है तो उस पे जो है कि ज्वालामुखी बृहद पैमाने पे पाई जाती है। जब महासागरीय और महासागरीय प्लेट की आपस में टक्कर होती है तो वहां जो बनती है वहां द्वीप तोरण की उत्पत्ति होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि द्वीप तोरण कहां बनेगी, ज्वालामुखी पर्वत कहां बनेगी और कहां फोल्डेड माउंटेन जो है कि ज्वालामुखी से आभा वाली जो है पर्वत की उत्पत्ति। तो आपने यह देखा। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।